हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हमने नायलॉन के रेशों के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज नायलॉन के रेशों के प्रकार के बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे। नायलॉन के रेशों से एक हरा रेशा प्राप्त होता है। जो एक हरा रेशा होता है अत्यंत सीधे, महीन, चिकनी सतह वाले तथा चमकदार होते हैं। इन्हें ट्विस्ट नहीं किया जाता है, मतलब इनमें ऐंठन नहीं दी जाती है या बटा नहीं जाता है, इसलिए इसकी मजबूती थोड़ी कम होती है अन्य रेशों की अपेक्षा, और इनसे होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। बहुरेशी धागा, जब कई इकहरे धागे को आपस में मिलाकर एक धागा तैयार करते हैं तो उसे बहुरेशी धागा कहते हैं। जब कई धागों को एक साथ मिलाकर धागा तैयार करते हैं तो उन्हें मल्टीपल धागा या बहुरेशी धागा कहते हैं। इनमें ऐंठन दी जाती है, इसलिए यह मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। स्ट्रेच धागे, यह भी नायलॉन के रेशों से ही बनाए जाते हैं। स्ट्रेच धागों को खींचने पर यह धागे फैल जाते हैं और छोड़ देने पर पुनः अपने आकार में वापस आ जाते हैं। और स्ट्रेच धागों से फ्री साइज के कपड़े बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर की आकृति के अनुसार आसानी से ढल जाते हैं। स्पन धागा या कता हुआ धागा, जब फिलामेंट धागों का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कताई प्रक्रिया के दौरान या निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुछ धागे टूट जाते हैं, तो उन्हीं नन्हे धागों को आपस में मिलाकर ऐंठन देकर स्पून धागा या कता हुआ धागा बनाया जाता है। इनकी लंबाई 1 से 5 इंच होती है इन रेशों की, और इन्हीं रेशों से स्पन धागा तैयार किया जाता है, तो उसे स्पन धागा कहते हैं। टेक्सचर धागे, यह भी नायलॉन के धागों से बनाए जाते हैं और इनकी सतह पर छोटे बड़े लूप निकाले जाते हैं। ऐसे यह धागा होता है और इस पे छोटे फिर बड़े लूप निकाले जाते हैं। नायलॉन की विशेषताएं। नायलॉन का संगठन यह पॉलीमाइड प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। पॉलीमाइड या पॉलीएमाइड इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन आता है कि नायलॉन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, तो वह पॉलीमाइड होगा या पॉलीएमाइड। और नायलॉन जो होता है वह एक ताप शून्य में रासायनिक रेशा होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निश्चित अनुपात में मिलाकर नायलॉन के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, नायलॉन के रेशों का। और माइक्रोस्कोप पे देखने पर नायलॉन का जो अनुप्रस्थ काट होता है वह गोल चित्तीदार दिखाई देता है, और जो अनुदैर्ध्य काट होता है वह पूर्णतः गोल दिखाई देगा और पारदर्शी दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा। और चिकना इसका सतह होगा जो चिकना सा होगा, गोल, चिकना और पारदर्शी। गोल होगा, चिकना होगा और रेशों के आर पार के चीजें दिखाई देंगे। मजबूती, नायलॉन सबसे मजबूत रेशा होता है प्राकृतिक ने संश्लेषित रेशों में, मानव द्वारा निर्मित रेशों में, और इसकी मजबूती हाइड्रोजन बंध के अणुओं के कारण होती है। नायलॉन के रेशों में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता अच्छी पाई जाती है। रेशों को खींचने पे खींच जाते हैं आसानी से और छोड़ने पे पुनः अपने आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। रेशों को दबाने पे या उनको हाथ से खूब तेज दबा के छोड़ देने पे उनमें सिकुड़न नहीं होती है, वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तनाव सामर्थ्य अद्भुत गुण पाया जाता है। डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, 1.14 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता नहीं होती है और शुष्कता का अभाव होता है, ये पानी नहीं सूखते हैं और जल्दी भीगते भी नहीं हैं। लेकिन प्रकृति से आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता इनकी 11 से 12% होती है। सिकल प्रतिरोधकता, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, इसीलिए इसे वॉश एंड वियर, धो और पहनो रेशा कहा जाता है। इन्हें बिना प्रेस किए हुए हम आसानी से पहन सकते हैं, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ताप संवाहकता का कुचालक होता है। सुचालक रेयॉन, लिनन और कॉटन होता है।
ऊष्मा संवाहकता का अभाव होता है। फफूंद और कीड़ों दोनों से अप्रभावित रहता है। इस पे ना फफूंद पड़ते हैं ना और ना कीड़े लगते हैं। घर्षण रगड़ का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक विशेषताएं। अम्ल का प्रभाव पड़ता है। अम्ल इन रेशों के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, नाइट्रिक अम्ल, ये सब हानिकारक प्रभाव रेशों पर डालते हैं। और क्षार का प्रभाव, क्षार से अप्रभावित रहता है। इसे किसी भी प्रकार के साबुन से धो सकते हैं आसानी से, बिना किसी संकोच के। पसीने का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। रंग इन पे उत्तम चढ़ता है। रंग आसानी से पक्के गहरे चढ़ जाते हैं। और प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और ज़्यादा तीव्र प्रकाश में इसे डालेंगे तो रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है, लेकिन मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्लीच का प्रभाव। तीव्र व शक्तिशाली ब्लीच जो होता है इन रेशों के लिए हानिकारक होता है। और तनु या मृदु ब्लीच जो होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, वह सही होता है इन रेशों के लिए। नायलॉन के रेशों से वस्त्र निर्माण। नायलॉन से कौन कौन से वस्त्र बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। 100% नायलॉन के वस्त्र। जिन कपड़ों को बनाने के लिए सिर्फ नायलॉन के धागों का प्रयोग किया जाता है उसे 100% नायलॉन के वस्त्र कहते हैं। सम्मिश्रित वस्त्र, जैसे नायलॉन के साथ ऊन मिलाकर वस्त्र तैयार करेंगे तो उसे सम्मिश्रित वस्त्र कहेंगे। नायलॉन के साथ सेल्यूलोजिक रेशा मिलाएंगे, नायलॉन के साथ सिल्क मिलाएंगे, मतलब नायलॉन के साथ अलग रेशों को मिलाने पे जो भी वस्त्र तैयार होंगे उसे सम्मिश्रित वस्त्र बोलते हैं। ब्लेंड वस्त्र। ब्लेंड रेशों द्वारा, जब कई वर्ग के छोटे छोटे रेशों को आपस में मिलाकर ऐंठन देकर वस्त्र बनाया जाता है तो उसे ब्लेंड वस्त्र कहते हैं। यह स्पून धागे से ही बनता है। स्पून मतलब छोटे छोटे रेशे। संयोजित वस्त्र। प्लाई के रूप में धागा बनाकर वस्त्र बनाते हैं। प्लाई, एकल प्लाई, डबल प्लाई, मल्टीपल प्लाई, ये सब प्लाई संयोजित वस्त्र के अंतर्गत आते हैं। मिक्सर रेशो द्वारा। मिक्सर रेशो द्वारा भी मतलब कई प्रकार के रेशों को मिलाकर नायलॉन के वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो नायलॉन का धागा होता है वह ताने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ताने का धागा ऐसे लंबवत होता है। तो दो वस्त्रों को मिला के बनाएंगे मिक्सर वस्त्र को, तो जो नायलॉन का धागा रहेगा वह ताने के रूप में होगा, और जो बाने के ये जो धागा होगा बाने का वह अन्य वर्ग के रेशों का होगा। तो इसे मिश्रित वस्त्र या मिक्सर रेशों द्वारा बनाए गए वस्त्र बोलेंगे। प्रबलन के रूप में, जब कोई वस्त्र तैयार करते हैं और जहाँ घर्षण या रगड़ पड़ता है वहाँ नायलॉन के कपड़े लगा देते हैं तो उसे प्रबलन के रूप में बोलते हैं। और ये नायलॉन के वस्त्र इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ मजबूत बने रहे, वहाँ के कपड़े मजबूती प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आर्मी के कपड़े बनते हैं वहाँ जो कोहनी घुटने पे जोड़ लगाए जाते हैं वह नायलॉन के धागे वस्त्र ही होते हैं, धागों से बने वस्त्र ही होते हैं। उसे प्रबलन के रूप में प्रयोग करना बोलते हैं। यह मजबूती के लिए लगाया जाता है जहाँ घर्षण और रगड़ का दबाव पड़ता है। तो इस तरह आज नायलॉन का टॉपिक भी समाप्त हुआ। कल हम डेक्रॉन या पॉलिस्टर या टेरिलिन, यह तीनों एक ही नाम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। पॉलिस्टर के कई नाम हैं, डेक्रॉन, टेरिलिन। जो पॉलिस्टर होता है वह लंबी तंतु या लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर रेशों से तैयार किए जाते हैं और इसमें कोयला, हवा, पानी, पेट्रोलियम मिलाकर पॉलिस्टर का निर्माण किया जाता है। पॉलिस्टर का विकास का आधार मतलब पॉलिस्टर का निर्माण सर्वप्रथम W.H. कैरोथस द्वारा किया गया था और सन 1939 से 41 तक कैलिको प्रिंटर प्रयोगशाला में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पॉलीमर तैयार किया जिसे टेरिलिन कहा गया। सर्वप्रथम जो रेशा कोयला, हवा, पानी और पेट्रोलियम से बनाया गया उसे टेरिलिन कहा गया इंग्लैंड में, और उसी रेशे को अमेरिका में E.R. ड्यूपॉन्ट कंपनी द्वारा डेक्रॉन नाम दिया गया। और 1951 से कंपनी ने ये जो
ER ड्यूपॉन्ट कंपनी है, वह व्यावसायिक रूप से इस तंतु का निर्माण करने लगी। इसके निर्माण की विधि, इसमें टेरिफ्थैलेन अम्ल और एरिथिल ग्लाइकॉल मिलाकर पॉलीइथाइल टेरिफ्थलेट का निर्माण करते हैं और जो ये घोल तैयार होता है पॉलीइथाइली टेरिफ्थलेट, अब इसे पिघलाकर स्पिनिट के छिद्रों से गुजारते हैं, तब हमें पॉलिस्टर या टेरिलिन के रेशों की प्राप्ति होती है। फिर इन रेशों को खींचकर लंबा किया जाता है और फिर इच्छित लंबाई और व्यास का धागा प्राप्त होता है। इसे ही टेरिलिन या डेक्रॉन या पॉलिस्टर कहते हैं। और पॉलिस्टर दो रूपों में पाया जाता है, थर्मोप्लास्टिक के रूप में और थर्मोसेटिंग के रूप में। थर्मोप्लास्टिक के रूप में इसे पिघलाकर प्रयोग करते हैं और थर्मोसेटिंग वह होता है जिसे पिघलाकर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक बार फिक्स हो जाता है तो दोबारा वह पिघलता नहीं है, वह सेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम थर्मोसेटिंग रखते हैं। दोबारा पिघलाकर प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जो कुकर होता है उसकी जो डंडी होती है पकड़ने वाली, उसमें काले रंग का जो हैंडल लगा रहता है, वह एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। कढ़ाई के हत्थों में जो काले रंग का हैंडल लगा रहता है वह उसे मतलब पिघला नहीं सकते हैं। बिजली के बोर्ड जो होते हैं, प्लग होते हैं, ये सारे थर्मोसेटिंग के अंतर्गत आते हैं। और थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत ये वो होते हैं जिन्हें पिघलाकर दोबारा यूज किया जा सकता है। पॉलिस्टर का नेक्स्ट टॉपिक कल के क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।